यह बात है 1570 साल पहले की, जब रोमन एम्पायर पर कई सारे बारबेरियन ट्राइब्स ने हमला कर दिया था। बारबेरियंस और हंस ने रोमन एम्पायर के कई सारे शहरों में हमला करके खूब सारी तबाही मचा दी थी। वहां पर रहने वाले लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन एक तरफ एड्रियाटिक सी, दूसरी तरफ टेरेनियन सी, ये दोनों समुंदर उनका रास्ता रोके हुए थे। उनके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचा हुआ था और उन्होंने समंदर में बने करीबी आइसलैंड में भागना शुरू कर दिया। वहां पर पहुंचकर वो हमलों से तो बच गए, लेकिन ये सारे के सारे आइलैंड झील के ऊपर बने हुए थे, जिनकी मिट्टी इतनी ज्यादा नरम थी कि इंसान भी उनके ऊपर खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन सभी मुश्किलों से लड़कर इन लोगों ने न सिर्फ यहाँ पर बसेरा किया, बल्कि एक के बाद एक इंजीनियरिंग के कारनामे दिखाकर बिल्डिंग, किनाल और यहाँ तक कि ब्रिजेस को भी बनाया। और इस पूरे के पूरे शहर को आज पूरी की पूरी दुनिया वेनिस शहर के नाम से जानती है। यहाँ पर ना तो पहले जमीन थी, ना ही रोड थी और ना ही पीने का पानी, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी वेनिसियंस ने इसको दुनिया का सबसे पावरफुल सिटी बनाकर सामने लाकर खड़ा कर दिया दुनिया वालों के। लेकिन यह सब आखिर पॉसिबल हुआ कैसे? वो छोटे छोटे आइलैंड जिनके ऊपर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था एक पर्टिकुलर इंसान का, वहाँ पर इतना बड़ा शहर आखिर कैसे बच सकता है? वो भी आज से करीबन 1000 साल पहले, जब कोई टेक्नोलॉजी तक अच्छे से अवेलेबल नहीं थी। जो लोग रोमन सिटीज को छोड़कर शुरुआत में इन आइसलैंड पर गए थे, उनके पास यहाँ पर रहने का कोई भी ठिकाना मौजूद नहीं था। नरम मक्खन जैसी जमीन जहाँ पर कुछ भी रख दिया जाता तो वो अंदर जमीन में समा जाता। उस समय कई लोगों ने वापस साहिल पर जाने का मशवरा दे दिया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर वापस जाता तो उसको एक ही चीज मिलती और वो है मौत। बारबेरियंस और हंस नॉर्थन यूरोप के कुछ स्थानीय कबीले, जिन्होंने रोमन एम्पायर का कमजोरी का फायदा उठाते हुए वहाँ पर हमला कर दिया था। और उस वक्त वहाँ के हालात इतने कमजोर थे कि उन छोटे छोटे आइलैंड पर रहना इन सभी की मजबूरी बन गई। वहाँ के तट से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड वहाँ पर मौजूद थे, जो कि बहुत ज्यादा मक्खन की तरह थे, यानी कि वहाँ पर अगर कोई पैर भी रखता तो वो डूब जाते। इसी वक्त रेफ्यूजीज में से एक शख्स जमीन के अंदर दबता जा रहा था, यानी कि घुसता जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए अपने बोट के चप्पू को जब उसने जमीन में गाड़ा, तब वह चप्पू कई फुट नीचे जाने के बाद बिल्कुल ठोस जमीन में जाके टकराता है और एकदम से खड़ा हो जाता है। यहीं से उनको वो आइडिया आया जो बाद में आगे चलकर वेनिस सिटी की नींव बना। यहाँ से बहुत सारे किलोमीटर दूर, जहाँ पर आज का केरोसिया है, वहाँ के जंगल से बहुत मोटे मोटे पेड़ों के तने लाए गए, और ऐसे पेड़ के तने जो कि पानी में खराब नहीं हुआ करते थे, यानी कि खारे पानी में। उन सभी पेड़ों के तनों को वहाँ पर लाकर ठोक ठोक कर जमीन में गाड़ा गया। तकरीबन वो तने 5 मीटर जमीन के अंदर जाने के बाद जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर टकराते और एकदम से ठोस खड़े हो जाते। इनको एक दूसरे के बहुत करीब ठोका जाता था ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बनाई जा सके। इतने बड़े तनों को अंदर घुसाने के बाद ऊपर की सतह को थोड़ा थोड़ा काट दिया गया, यानी कि तराश दिया गया। उसके बाद लकड़ी के बड़े बड़े और मोटे मोटे बिछाए गए वहाँ पे, ताकि उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाई जा सके और ताकि पूरा का पूरा लोड उन बड़े बड़े मोटे मोटे तनों में जा सके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के रॉक्स उसके ऊपर रखे गए, यानी कि पत्थर। और ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के मजबूत तने जो मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे, वो फूलकर पानी की वजह से एक दूसरे से जुड़ गए और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, शक्तिशाली। इसकी वजह से उन सभी के बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं बची और वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से अंदर खड़े रहे। यही वजह है कि वेनिस के अंदर जब 1000 साल पहले जो तने गाड़े गए थे, वो आज तक एक परफेक्ट कंडीशन में शहर का पूरा वजन झेलकर बैठे हुए हैं। फाउंडेशन बनाने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। शुरुआत में वहाँ के रहने वाले रहवासियों ने लकड़ी के घर बनाने शुरू किए, लेकिन कुकिंग वगैरह के दौरान अक्सर इनके अंदर आग लग जाती, जो कि एक बहुत बड़े संकट का विषय था। और इस समस्या को देखते देखते धीरे धीरे ईंटों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। स्ट्रक्चर को मजबूत रखने के लिए उसके ऊपर जो घर बनते थे उसको 3 स्टोरी बिल्डिंग से ज्यादा नहीं बनाया जाता था, ताकि उसका वजन ज्यादा ना हो। ईंटों के बीच लाइमस्टोन से बने स्पेशल मसाले को डाला जाता था, ताकि वो मजबूती से एक दूसरे को पकड़ कर रखे ईंट, ताकि वो ईंट एक दूसरे से अच्छी पकड़ बनाए रखे। फ्लोर्स और अंदर की दीवारों को लकड़ी की पट्टी से बनाई गई थी, यानी कि लकड़ी का ही वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, जिनको बाहर से लोहे की रॉड के द्वारा मजबूती प्रदान की जाती थी। और यह आइडिया वहाँ के रहवासियों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और देखते ही देखते इसी तरीके से पूरा का पूरा आइलैंड इसी तरीके के घरों से भरने लगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो शहर बाहर की ओर फैला करते हैं, लेकिन वेनिस शहर अंदर की ओर फैला ज्यादा था। पहले नॉर्मली ऐसा होता था, जैसा कि हम भी देखते हैं कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए बोट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद में जब यहाँ पर आबादी बढ़ने लगी
तो आइलैंड करीब से करीब होने लगे और इस कंपनी में अब घोड़ों में बैठकर भी इन सब जगह को क्रॉस किया जा सकता था। वेनिस सिटी में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड को आपस में कनेक्ट करने की थी। पहले 500 सालों के अंतर्गत ये सारे के सारे आइलैंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब वहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई और कारोबार की लेन देन होने लगी और यहाँ का बिजनेस हब जिसको रियाल्टो कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई। इस ब्रिज को पॉन्टोन ब्रिज कहा जाता है, जिन पर फ्लोट्स की मदद से वहां से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज के द्वारा रियाल्टो तक पहुंचना तो बहुत आसान हो गया था, लेकिन क्योंकि ये ब्रिज फ्लोट्स के सहारे खड़ा हुआ था की वजह से ये काफी हिलता डुलता रहता था, यानी कि स्टेबल नहीं था। और बहुत बार तो ये होता था कि उस पर से लोग अंदर पानी में गिर जाते थे, जो कि बहुत उनको परेशान करने लग गया था। तो इस विषय में आगे चलकर वहां पर लकड़ी का पुख्ता ब्रिज भी बनाया गया ताकि ये सब समस्या लोगों को ना हो। लेकिन ईयर 1310 में हंगामा और आई की वजह से आग लगने के बाद भी, यानी कि 140 साल बाद तक रियाल्टो ब्रिज टिका रहा। लेकिन आखिरकार 1444 में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से ये ब्रिज पूरी तरीके से ढह गया। आखिरकार रियाल्टो को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए दुनिया यहाँ का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने के लिए उसी तरीके का सहारा लिया गया जिसकी मदद से वहाँ पर हजारों लाखों घर बनाए गए थे। 12,000 से भी ज्यादा लकड़ी के तने पुल के किनारे में गाड़ी गई और उनके ऊपर 10,000 टन से भी ज्यादा वजनी स्टोन का बना हुआ आर्क ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। यह ब्रिज इतना ज्यादा कामयाब हुआ कि पूरे के पूरे वेनिस में इसी की तरह पत्थरों से बने ब्रिज बनाए जाने लगे। और आज भी अगर देखा जाए तो वो पुराने ब्रिज अभी भी अपने जगह पर बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं और लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। इन ब्रिजेस की मदद से अब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना बहुत ही आसान हो चुका है वहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ पर ट्रेड भी आसान हो चुका है क्योंकि ये ब्रिज भी अब बन चुका है हर जगह। वेनिस सिटी में कोई भी रोड अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कैनाल अवेलेबल है जहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का सुविधा है और इन कैनाल में बोट्स का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। अगर आप भी वहाँ पर एज अ टूरिस्ट विजिट करोगे तो भी आपको वहाँ पर यही सुविधा मिलेगी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब इससे वेनिस के शहर को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनके लिए ये बोट्स अवेलेबल रहती है वहाँ पर। और वहाँ पर इन्हीं बोट्स को देखकर या फिर यूँ कहें वहाँ के इन नज़ारों को देखकर जहाँ पर कैनाल के बीच बोट चला करती है और बहुत सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रिजेस है, कैनाल्स है, बोट्स है और यहाँ की सीनरी वगैरह को देखकर वहाँ पर टूरिज्म में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो टूरिज्म बहुत बड़ा है और पहले से भी टूरिज्म है ही वहाँ पर, तो वहाँ से टूरिज्म से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हुआ करता है। इसकी मदद से वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा आर्थिक मदद मिला करती है। वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल सिटीज में पैदल चलने वालों का और घोड़े गाड़ियों का एक ही रास्ता हुआ करता था जिसकी वजह से काफी कंजशन हुआ करती थी, लेकिन वेनिस शहर में इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर पैदल चलने वालों का रास्ता कैनाल में चलने वाली बोट्स से बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैनाल में उतरकर यानी कि बोट में उतरकर कोई भी जल्दी से जल्दी अपने घर तक या फिर किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकता है। देखते ही देखते वेनिस यूरोप का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर शहर बन गया और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। मैप में देखा जाए तो यह है एड्रियाटिक सी, जिसके बहुत कोने में वेनिस शहर अवेलेबल है और ये समंदर सीधा सीधा जाकर मेडिटेरेनियन सी में जुड़ता है और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट तीनों से बराबर कनेक्टेड है। आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका समंदरों का ये रास्ता माना जाता है, जो कि सच में अगर देखा जाए तो बहुत ही अफोर्डेबल और इजी है। यानी कि पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप से ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचने के लिए जहां पर इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और फ्रांस अवेलेबल हैं, एड्रियाटिक सी के आखिर तक आ सकती थी, जहां पर आज वेनिस शहर मौजूद है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप जमीन के रास्तों के थ्रू जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि उस वक्त अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का मेन सोर्स शिप्स थी। ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी और फिर एड्रियाटिक सी तक सारा का सारा सामान शिप्स के थ्रू ही ट्रेड किया जाता था, यानी कि आदान प्रदान किया जाता था। और क्योंकि यहाँ पर कार्गो शिप्स का आना जाना बहुत अधिक था, तभी वेस्टर्न यूरोप से ईस्ट यूरोप तक गुड्स की सर्विसेज भेजना सस्ती कार्गो शिप्स के लिए बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन था, यानी कि वो शिप्स वेनिस से ही उनको मिल जाती थी। अब वहाँ की काफी ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वहाँ के रहने वाले यानी कि वेनिस शहर के रहने वाले लोग काफी ज्यादा मालदार यानी कि पैसे वाले बन गए थे
और ये सब देखते हुए आसपास के देश के जितने भी लोग थे, यानी कि आसपास के शहरों के, देश के सभी लोग ये सब देखकर वहां पर बसने लगे, यानी कि वेनिस में आकर, क्योंकि उनको वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे कामकाज की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। और देखते ही देखते वहां की आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब आबादी बढ़ी तो वहां पर पीने के पानी की डिमांड, यानी कि वेनिस शहर में पीने के पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि लोग इतने तो उनको पानी और खाने का जरूरत तो पड़ना ही था ना। और क्योंकि वेनिस शहर पूरी तरीके से चारों ओर से समंदर, यानी कि खारे पानी के समंदर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर पीने का पानी थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इजी सी बात है कि समंदर के पानी को कभी आप पी नहीं सकते। अब पीने का पानी का जुगाड़ ये लोग कैसे करते हैं मालूम है? अब पीने का पानी का जुगाड़ ये लोग इस तरीके से किया करते थे, जैसे कि दूसरे जो लैंड सोर्स है वहां पर पीने का पानी ये भरते थे बड़े बड़े ड्रम में, और उन ड्रमों को बोट्स में रख कर अपने शहर लाते थे ताकि वहां से इनको पीने का पानी मिल सके। तो बेसिकली इस तरीके से वो लोग पीने के पानी का इंतजाम करते थे, और अभी भी किया करते हैं। और मेनली अगर सोर्सेस की मानी जाए तो जो लोग अमीर है ना, वो लोग कुछ और सोर्सेस ढूंढ रहे हैं पीने के पानी के। अब बाकी जिसके पास पैसा है उसके पास समझ ही सकते हो ना। लेकिन जिस दिन यहाँ की पॉपुलेशन 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई, तो वहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होने लगी। और इसी वक्त वेनिस शहर के इंजीनियर्स को एक बार फिर से अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत थी। कुछ तो ऐसा जुगाड़ बैठाने की जरूरत थी कि वेनिस शहर के सभी रहवासियों को पीने का पानी मिल सके, जो कि बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है वो भी इफेक्ट हो सकता है। वेनिस के अंदर आइलैंड के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, और उन आइलैंड्स पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गहरा गहरा गड्ढा खोदा गया था, और उसकी दीवारों को मिट्टी और ईंटों से पुख्ता बनाया गया था। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन गहरे गहरे गड्ढों में डायरेक्टली लाकर बारिश का पानी जमा होता होगा, तो ऐसा एकदम सिंपल नहीं है, बल्कि वहाँ पर रहने वालों की सोच उस वक्त से ज्यादा एडवांस थी। इन गहरे गहरे गड्ढों के इर्द गिर्द 2 बड़े बड़े कुएं बनाए गए और उनको रेत से भरा गया, और उनके ऊपर टाइल्स लगाकर वापस से प्लेन सरफेस कर दिया गया। सरफेस पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुराख छोड़े गए, यानी कि होल्स, जिसमें से बारिश का पानी रिस कर अंदर चला जाता और वहां से रेत के द्वारा छनकर वापस वहां पर कुएं में जमा हो जाता, यानी कि बड़े से गड्ढे में। जब बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे आता है तब पत्थरों और मिनरल्स के द्वारा गुजर कर वो काफी ज्यादा साफ और शुद्ध हो जाता है, और वहाँ का ये फिल्टर सिस्टम इसी नेचुरल प्रोसेस के ऊपर काम करता था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस छोटे से हिस्से में आखिर कितना बारिश का पानी जमा हो पाएगा। इसके लिए आसपास के जितने भी घर मौजूद वहाँ पर थे, उनके आसपास यानी कि इर्द गिर्द छोटे छोटे होल्स वाले पाइप लगाए गए, जो बारिश के पानी को सीधा इस फिल्टर के अंदर डालने का प्लान करने लगे। और ऐसे पानी के कलेक्शन के लिए सरफेस एरिया को भी बढ़ा दिया गया था। देखते ही देखते पूरे के पूरे वेनिस शहर में 600 से भी ज्यादा छोटे छोटे लगा दिए गए। 10 से 12 घर एक साथ मिलके एक ही फिल्टर वेल को शेयर करते रहे और आज भी कर रहे हैं। वेनिस शहर के लोगों ने एक बार फिर से अपने पूरे के पूरे शहर को और वहाँ के रहवासियों को बचाने के लिए इस वाटरिंग वेल के तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो वेनिस शहर में एक बहुत बड़ी दिक्कत अवेलेबल थी, और वो थी सीवरेज। नॉर्मली शहरों के अंदर अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन बिछाई जाती है, जो कि वहाँ की गंदगी को अंदर ही अंदर बाहर निकाल देती है। लेकिन वेनिस शहर के अंदर तो ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पर सीवरेज लाइन आखिर बिछाई कैसे जाएगी? अभी तक हुआ ये करता था कि वेनिस के लोग उनके गंदे पानी को, यानी कि सीवरेज लाइन के पानी को डायरेक्ट कैनाल में फेंक दिया करते थे। लेकिन जिनके घर के सामने से डायरेक्टली कोई कैनाल नहीं गुजरता था, वो अपना पूरा का पूरा कचरा पाथवे पर ही फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे पाथवेज अक्सर बदबू से भरी होती थी। 60s के दशक में वहाँ के जितने भी लोग थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि घर के आसपास एक नालियाँ बनाई जाए ताकि वहाँ पर वेस्ट को जमा की जाए, जिसके थ्रू वो सारा का सारा वेस्ट डायरेक्टली जाकर कैनाल्स में गिरा करता था। ये नालियाँ नॉर्मल कैनाल के लेवल से ऊपर रखी गई थी, जिसकी वजह से नालियों का लिक्विड वेस्ट उसी वक्त कैनाल में गिर जाता था, जबकि सॉलिड वेस्ट उसी वक्त नाली में रह जाता था। लेकिन हाई टाइड के वक्त जब कैनाल्स का लेवल बढ़ जाता ना, तो पानी अंदर में मौजूद सॉलिड वेस्ट को अपने आप कैनाल्स में खींच लेता था। समंदर में अगर देखा जाए तो दिन में 2 बार हाई टाइड आया करती है, जैसा कि आपने अपने बुक्स में स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लो। और ऐसे अगर देखा जाए तो दिन में 2 बार वो नालियाँ साफ हो जाती थी, और इस वजह से ना सिर्फ वेनिस शहर की नालियाँ बल्कि उनके कैनाल्स भी हर रोज साफ रहते हैं। सो अगेन द होल क्रेडिट गोज टू द ओशियंस, जो हम इंसानों के रहवास के लिए और भी ज्यादा हमको आजादी दिया करती है। सो एक बार फिर मदर नेचर को थैंक यू बोलो। आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे वेनिस शहर में यही सेम टू सेम सीवरेज सिस्टम काम करता है। हैरत की बात तो यहाँ पर ये है कि 1000 साल पहले जिस वेनिस शहर को जिस तकनीक से बनाया गया है, आज भी वो तकनीक 1000 साल के बाद काम कर रही है।
थोड़ी सी सोचने वाली बात है। बिल्डिंग फाउंडेशंस, कैनाल्स, ब्रिजेस और यहाँ तक कि सीवरेज सिस्टम तक आज तक काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक दुखद बात यह है कि धीरे धीरे वेनिस शहर नीचे जमीन में धंसता जा रहा है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से 80% से भी ज्यादा वेनिस शहर फ्लड का सामना कर रहा है। इससे भी दुखद बात यह है कि हर साल ये शहर 1 से 2 इंच नीचे पानी में धंसता जा रहा है। ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पर ना कोई गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, ना ही कोई मोटरसाइकिल और ना ही कोई जमीन में चलने वाली गाड़ियाँ। यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेंगी तो बोट्स और बोट्स, जो कि आपको बहुत अच्छा एक नज़ारा देती है। अगर आप चाहो तो एक बार जिंदगी में जरूर इस जगह को विजिट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है जो कि पानी के ऊपर बनी हुई है, एक स्वर्ग की तरह। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को आप लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक और लाते रहें। धन्यवाद।